तो वो 80% जनता के भगवान ऑलरेडी हैं। शायद अमित शाह जी को ये नॉलेज नहीं है। वो अपने एरिया से कहीं गरीबों में गए हों तो उनको पता हो कि भगवान किन के लिए है। यहाँ बैठा हुआ पर्सन अगर सैटेलाइट को, आसमान में जो सैटेलाइट है उसको हैंडल कर सकता है, मून पे भेजे हुए सैटेलाइट को यहाँ से ऑपरेट कर सकता है, तो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान हमारे कठुआ में ईवीएम को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। हम उसको नहीं रेक्टिफाई कर सकते, पकड़ नहीं सकते। हमने लोगों के लिए काम करना है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कास्ट रिलीजन से ऊपर उठ के, जिसका तंत्र उसका मंत्र। जिनके पास सारा तंत्र था उन्होंने अपने हिसाब से ही करना था। बाबा साहब की तो महिमा वो है कि कोई इन जैसे 50 आए 50 चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने काम रखे हैं या फिर जो हमारे जो पीआरआईज हैं, हमने बीडीसी डीडीसी सरपंचेस हैं, अभी तो सिर्फ उसी के फीते काटे जा रहे हैं। काम का पता तो तब चलेगा जब उनके फंड से कितने काम होंगे। लेकिन आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर पोलिंग, जब भी आपके साथ जनसमूह खड़ा नजर आए तो उसका नतीजा यही रहता है। उसका मतलब क्लियर है कि दे आर विद यू, वी आर विद यू, बट द थिंग, द सिस्टम वर्कड अगेंस्ट यू। बाबा साहब का एक किसी आदमी के किसी गलत बयान से बाबा साहब का जो रुतबा पूरे विश्व में है वो बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगा, इससे उनका चरित्र जरूर दिखता है कि उनका अपना खुद का क्या चरित्र है। जब इलेक्शंस के टाइम में है तब उन्होंने भी तो वही अंबेडकर जाप करा था। बाबा साहब को अगर बीएसपी ना होती तो शायद ये बाबा साहब का नामो निशान अब तक कहीं रहने ही नहीं देते। किसी भी शख्स की आवाज़ नहीं सुनवाई होती, उनके लिए बीएसपी और संदीप मल्होत्रा और उनकी टीम हमेशा ऑन ग्राउंड रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी। ईवीएम के बिना इलेक्शन होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। वी वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल्स। 370 तोड़ा गया। वहाँ पे जब 370 तोड़ने के बाद जो रूल थे ऑल ओवर इंडिया में चलते थे वो हमारे JNK में भी लागू हुए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, क्या उसने आरक्षण जो है वो हमारे JNK में लागू करा? नहीं करा। 8% 27% OBCs का आरक्षण नहीं लागू हुआ। हमारे कठुआ में अभी भी आरक्षण वही है जो 370 से पहले है। नमस्कार, जेके खबर 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। और आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ डीडीसी नगरी और कठुआ के जाने वाले नेता और युवा नेता, बीएसपी से प्रत्याशी, अभी पिछले चुनावों में उन्होंने कंटेस्ट किया और बहुत ही जन समर्थन उनको मिला। आज हमने सोचा कि उनसे एक खास मुलाकात की जाए। उसी खास मुलाकात के सिलसिले में आज हम कठुआ में आए हैं और उनसे बातचीत करने का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके खबर 9 में। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे उनसे, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बातचीत करेंगे कि उन्होंने कहाँ से जो है अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स आपको ऐसा कहें कि विरासत में भी मिली है, लेकिन आप उस विरासत को बहुत अच्छे से संभाल भी रहे हैं। तो ऐसा जो है यूथ में भी आपका जो है बहुत जो है योगदान रहता है कि कठुआ का जो यूथ है, नगरी का जो यूथ है, उनको नशे से दूर रखने के लिए आप खेलों में जो है उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। और इस पिछला चुनाव भी बहुत अच्छे तरीके से आपने लड़ा। मेरा अब जो सवाल ये है कि आखिर कहाँ पे कमी ऐसी रह गई कि जो है कि इतनी अच्छी विरासत आपको मिली, उसके बाद इतना अच्छा वोट बैंक आपके साथ था, फिर एक फाइट भी बहुत जबरदस्त थी और फेवरेट कैंडिडेट भी आप थे, तो कहाँ पे ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से वो कंटेस्ट आप हारे? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ पे आके ये इंटरव्यू लेना मुलाजिम भी समझा, और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, जय भीम कहना चाहूँगा। आपका सबसे पहला प्रश्न कि ये विरासत में मिली पॉलिटिक्स और एक ये जो फील्ड हमें मिला, मैं आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा। हमें पॉलिटिक्स नहीं, हमें सेवा जो है वो विरासत में मिली। बिकॉज जब से हमने होश संभाला, हमने अपने पिताजी को ऑन ग्राउंड काम करते देखा, लोगों की सेवा करते देखा। और जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, जो परवरिश में जो उनकी जो हमें टीचिंग्स थी, जो हमारे लेसन्स थे, वो यही थे कि अगर आप लोग किसी के काम आ सकते हो, किसी के साथ काम कर सकते हो, किसी मजलूम के साथ खड़े रह सकते हो, तो हमें खड़े रहना चाहिए, काम आना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना काम, अपना जो सोशल सर्विस है उसको बढ़ाया।
अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जब हम जैसे भी फ्री टाइम मिला, हमने हॉस्पिटल्स में, डीसी ऑफिस में, रेवेन्यूज में, ऑन ग्राउंड जहां पे हो पाया वहां पे लोगों की हेल्प आउट करने की कोशिश करी। और जिसका नतीजा ये रहा कि जो पापा ने एक अपना क्राइटेरिया, अपना एरिया, अपना एक पूरा जो आप कह सकते हैं कि एक लोगों के अंदर इज्जत बनाई थी, उसको बरकरार रखते हुए कोशिश करी हमने कि जो पापा ने जैसे अपना एक इमेज बनाई है लोगों की हेल्प आउट करने वाले पर्सन के लिए, जब भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी या कोई मुसीबत में रहा तो उन्हें श्री सोमराज मजोत्रा जी का नाम जो है वो बाकियों से पहले हमेशा नजर आता था। तो वैसे ही कोशिश करी कि अगर आज वो हमारे बीच नहीं है, फिजिकली हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप उनकी आत्मा, उनके जो टीचिंग्स, जो उनकी एक हेल्प, जो लोगों को एक उन पे आस है वो बरकरार रहे, उसको बरकरार रखने के लिए हमने ऑन ग्राउंड वही काम करा, जिसका नतीजा ये रहा कि इस बार जो इलेक्शंस हुए इसमें बहुत जन समर्थन मिला। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, कमी कहीं भी नहीं रही, क्योंकि हमारी मेहनत, हमने पूरी मेहनत से इलेक्शन लड़ा। अगर फेयर इनफ इलेक्शन होता, नतीजे आप पूरे जम्मू कश्मीर के देख सकते हैं, तो उन नतीजों के मुताबिक और हमारे जो जन समूह और जो जनता की आवाज है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन होता तो शायद हम जीते होते। इलेक्शंस में कुछ ना कुछ चलता है अब, क्योंकि इलेक्शन हुए काफी टाइम हुआ है, तो हमें जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करना है और अपना जो कार्य प्रणाली है उसको वैसे ही रखते हुए लोगों की सेवा में हम लोग तत्पर हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर फेयर इलेक्शन होते, फ्री एंड फेयर होते, फ्री तो चलो मान सकते हैं, जो फेयर शब्द है इसके पीछे कोई ऐसी शंका आपको लगती है कि कहीं कोई शंका ऐसे रह गई मन में, क्योंकि हर किसी का ये निजी वो है, फ्रीडम है, वो बता सकता है। देखिए, इससे हमसे बेटर आप लोग जब जनता में जाएंगे, जब आप लोग लोगों के बीच में जाएंगे, जिन्होंने वोट करा है, जो वोटर है, आप उसके पास जाएंगे, आपको इसका सटीक आंसर मिल जाएगा। बिकॉज हर जो एक हारा हुआ प्रत्याशी या जीता हुआ प्रत्याशी है, वो कभी भी काउंटिंग या इस प्रोसेस को फेयर या फिर अनफेयर नहीं कह पाएगा। बट जो ऑन ग्राउंड लोगों की रिपोर्ट आई है आफ्टर इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के पहले तो सब बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, जो वोट करें या ना करें, लेकिन आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर पोलिंग, जब भी आपके साथ जनसमूह खड़ा नजर आए तो उसका नतीजा यही रहता है। उसका मतलब क्लियर है कि दे आर विद यू, वी आर विद यू, बट द थिंग, द सिस्टम वर्कड अगेंस्ट यू। अब वो किस प्रकार हुआ है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करी और जहां तक हमें लगता है बहुत लेवल तक इन्होंने फेयर, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत फेयर इलेक्शन करवाया। बट बीच में जो त्रुटियां रही, जो ऑब्जर्वर्स थे, कहीं ना कहीं लैग था, कहीं ना कहीं कुछ जगह पे जो नाके थे, कहीं ना कहीं जो लूप होल्स थे, वो ओपन रखे गए। अब उसमें ऑन ग्राउंड लोगों की जो रिपोर्ट्स हैं, वो आप जब लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, तो शायद आपके माध्यम से वो और ज्यादा, हाँ, मैं मीडिया पर्सन से आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, अगर सच्चाई इलेक्शंस में, रिजल्ट्स में, आपने हरियाणा में देखा, आपने अभी महाराष्ट्र में देखा, तो जो ईवीएम को लेके एक धारणा बनी हुई है, तो वो अगर ईवीएम के बिना इलेक्शन होता तो शायद आज रिजल्ट कुछ और होता। तो ईवीएम पे ही मेरा सवाल यही था कि आपको भी लगता है कि ईवीएम के बगैर ही इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके लिए मैं पुरजोर कहूंगा कि ईवीएम के बिना एक टेक्निकल चीज है, प्रोग्राम चीज है, अगर वो पहले प्रोग्राम करके गवर्नमेंट करवा सकती है तो कोई उसके साथ हैक भी कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है। आजकल आप आरआरबी के एग्जाम या फिर आप एसएसबी के एग्जाम में जाओ, वो लड़कियों के हेयर बैंड्स, बैंगल्स, ये क्यों खुलवा रहे हैं? बिकॉज दे आर वेरी मच इन डाउट कि उसमें कुछ ना कुछ छेड़खानी हो सकती है, इट माइट बी करप्टेड। तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? वोटिंग के टाइम पे क्यों नहीं वो हो सकता? तो कुछ भी हो सकता है, डिजिटल चीज है, इट माइट बी पॉसिबल। तो अगर उसमें शंका है और डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, तो ईवीएम बैन करके करवाना चाहिए, रिजल्ट तो वही रहेगा, क्योंकि जनाधार जहां जनता चाहेगी वोट तो वही आ जाएगा ना। सर, आपने ईवीएम की बात की, जिस तरीके से कल उमर अब्दुल्ला जी ने भी बोला है, मुख्यमंत्री साहब ने, कि अगर ईवीएम नहीं थे, जब बैलेट पेपर पर वोटिंग होती थी, तो तब भी ये हेरा फेरी की घटनाएं होती थी, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी तो तब भी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक हेरा फेरी होती है ऑन मैनुअल लेवल पे,
एक होती है जो आपकी टेक्निकल चीज पे। जो मैनुअल चीज की हेराफेरी रहेगी उसको आप कहीं ना कहीं तक चेक रख सकते हैं, सीसीटीवीज के थ्रू सामने लोग बैठे हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। जो एक ऐसी चीज है जिसको आपके ऊपर कोई जोर ही नहीं है। यहाँ बैठा हुआ पर्सन अगर सैटेलाइट को, आसमान में जो सैटेलाइट है उसको हैंडल कर सकता है, मून पे भेजे हुए सैटेलाइट को यहाँ से ऑपरेट कर सकता है, तो दिल्ली में बैठा हुआ इंसान हमारे कठुआ में ईवीएम को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है। हम उसको नहीं रेक्टिफाई कर सकते, पकड़ नहीं सकते। इसीलिए ये जो एक टेक्निकली चीज है हम उसके ऊपर, और मैनुअल पे और आप डिजिटल पे, इन दोनों में अंतर है। जो वैलिड पेपर से हेराफेरी होती थी तब होता था, लोगों का जो उनका समूह होता था वो एक जगह रश करता था, वहां पे बोगस वोटिंग होती थी, वहां पे एक्स्ट्रा वोट्स डाले जाते थे, पार्टी वर्कर्स, कुछ ऐसा उस वे में होता था। शायद उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें, फोर्स बढ़ा के, अपने वर्कर्स को बढ़ा के, अपने एजेंट्स को बढ़ा के वो चीज मॉनिटर हो सकती है। कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे तो उसमें वो चीज हो सकती है, बट डिजिटली जो चीज हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, हम कैसे किसको कह सकते हैं कौन कहां से किसको हैंडल कर रहा है। सर, अब इलेक्शन को बीते हुए तो समय हो गया है, 2-2.5 महीने सरकार बन चुकी है, और अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इसके बाद? जैसे कि युवाओं में आपका काफी क्रेज है, आपके नाम का, युवा आपके साथ उस समय भी काफी थे, अभी भी हैं और पहले भी काफी हैं, तो उनके लिए आप क्या सोचते हैं आगे? देखिए, जब से हमने सोशल सर्विस को चुना, जीत हार का सवाल ही नहीं होता। जो जीते हुए हैं वो भी हम में से एक हैं, और उनका भी उद्देश्य है हमारे कठुआ की डेवलपमेंट करवाना। वो और हम, चाहे जीते हैं चाहे हारे हैं, हम सब मिलके कठुआ की डेवलपमेंट चाहते हैं। वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकती है, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारा एक्शन जो प्लान है वो अलग हो सकता है, बट द थिंग इज कि हमें डेवलपमेंट करवानी है कठुआ की। एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के लिए एग्री है। एज अ डीडीसी मैंने जो काम करे हैं, दैट ऑल गोज इन फेवर ऑफ पब्लिक। जो एज हमारे अदर कंटेस्टेंट रहे, उन्होंने भी जो सोचा कठुआ के डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए सोचा था। हमारे साथ जो जनाधार है वो आज भी वहीं पे रिलाई करता है, आज भी वहीं है, और हम उनके लिए जैसे पहले काम करते थे आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। बिकॉज जीत हार का मसला नहीं है, मसला है हमारे लोगों की सुनवाई। जिन लोगों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार करना, उनके लिए साथ खड़े रह के उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी बातें हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। वी वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल्स। ये सर अगला सवाल मेरा ये है कि क्योंकि कठुआ जो है वो रिजर्व सीट, पिछली बार जब आपके फादर साहब चुनाव लड़े तब ये रिजर्व सीट नहीं थी, उन्होंने 2 बार कंटेस्ट किया, और इस बार क्योंकि हम पत्रकार हैं, सब लोगों को पता था कि रिजर्व होने वाले हैं, और बीजेपी का कौन कैंडिडेट होगा ये भी बहुत सारे पत्रकारों को पता था पहले से कि कौन होगा। आपको लगता है कि ये जो रिजर्व सीट हुई है और बीजेपी का वोट जो है वो फिक्स रहा, जो उनका वोट बैंक होता है, कहीं ना कहीं रिजर्व होने की वजह से, क्योंकि बसपा का मोस्टली जो वोट बैंक था वो जो SC ST कैंडिडेट दबे कुचले लोग हैं उन्हीं का वोट बैंक था, और सोमनाथ मजोत्रा जी को तो सभी का वोट बैंक मिलता था, लेकिन जो 80% वोट बैंक उनका यही क्लास था। आपको लगता है कि SC अगर ये रिजर्व नहीं होती तो संदीप मल्होत्रा को इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलता? देखिए, कुछ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पे सत्ता में बैठी हैं, बहुत कुछ एनालाइज, उनके पास पूरा सिस्टम रहता है, ये हर चीज को एनालिसिस करके चलते हैं। क्योंकि इलेक्शंस के साथ जनाधार, जैसे आपने कहा कि बसपा का जो वोट बैंक है 80% SC ST OBCs है, वो हमारे पापा श्री सोमनाथ मल्होत्रा जी उनके साथ है। मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि कठुआ में जब से पापा ने इलेक्शन लड़ा है, हमें SC ST OBCs का 90% वोट हमारे पास है, और उसके अलावा जनरल कैटेगरी का जो वोट था वो ऑलवेज एज अ सपोर्टिंग वोट हमारे साथ रहता है। जो एक मार्जिन रहता था वो सिर्फ इस वजह से रहता था, बीइंग फ्रॉम द BSP पार्टी,
यहाँ पे इतना ज्यादा उसको एक प्रचलन में नहीं आने दिया जाता था। और अनफेयर मीन्स जो इलेक्शन ड्यूरेशन में यूज होते हैं, बीएसपी और हम लोग उनको नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आज किसी को ब्राइब करके, किसी को ड्रंक करवा के इलेक्शन के लिए वोट लेंगे, कल को मैं उसको मना करूंगा आप दारू मत पियो, आप नशा मत करो, मैं किस मुंह से जाके बोलूंगा। इसलिए वी फॉट फॉर राइट पर्सन, वी फॉट फॉर द फ्यूचर ऑफ कठुआ। हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी और फेयर एनफ लड़ी, ना हमने पैसा बांटा, ना हमने दारू बांटी, ना हमने किसी के साथ कुछ उस वे में वो रखा। सर, अगर आपने बात की, बीएसपी जो है वो लगातार एससी एसटी के जो लोग हैं, एससी एसटी वाले, उनके लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद करती रही है। तो जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का एक मुद्दा इस समय काफी चर्चा में है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप उसके समर्थन में हैं, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर उनके पास पावर आएगी तो वो उसको हटा देंगे? देखिए, सीएम साहब का जो बयान था, शायद उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, या फिर जो एग्जैक्टली बताया गया प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो था क्राइटेरिया का संवैधानिक हक है, जिसमें एक कैटेगरी के लोग जिस लेवल पे आके उनकी प्रमोशंस उस क्राइटेरिया में नहीं हो पाती थी, वहां पे उनको वो प्रमोशन मिलना है। वो एक संवैधानिक हक है, आर्टिकल के उसके अंतर्गत आता है। अगर सीएम साहब को मिलती है, उसकी एक कमीशन बनेगा, रिपोर्ट जाएगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, पहले ये तो आइडेंटिफाई करें कितनी लेवल की प्रमोशंस आपने दी हैं जो आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में। अब 370 तोड़ा गया, वहां पे जब 370 तोड़ने के बाद जो रूल थे ऑल ओवर इंडिया में चलते थे, वो हमारे जेएंडके में भी लागू हुए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, क्या उसने आरक्षण जो है वो हमारे जेएंडके में लागू करा? नहीं करा। 8%, 27% ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू हुआ। हमारे कठुआ में अभी भी आरक्षण वही है जो 370 से पहले है। और जो खत्म करने की बात करी है वो सीएम साहब का बयान, आई डोंट थिंक कि उनका अपना पर्सनल बयान था, वो एक पॉलिटिकल उनकी पार्टी से किसी नेता का बयान आया था, जिसका कि शायद ये चीज ऑन ग्राउंड नहीं स्टैंड करती है, बिकॉज वो उस आर्टिकल के तहत नहीं बन पाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उस टाइम पे जब बात होगी उसके लिए उनसे बात की जाएगी। संदीप मल्होत्रा जी, आप बीएसपी के कैंडिडेट कठुआ से लड़ रहे जी। इलेक्शन से पहले ये सीट बहुत हॉट सीट मानी जाती है, हमने भी लगातार चुना। आपको लगता है कि बीजेपी एज ए पार्टी उन्होंने बहुत सोचा है, और जब ये डीलिमिटेशन हो रही थी तो कोई और सीट भी रिजर्व हो सकती थी, लेकिन सिर्फ कठुआ के बारे में उन्होंने सोचा, आपके वाले ये नहीं सोचा उन्होंने? आपके फादर साहब को माइंड में रख के ऐसे सोचा होगा? मेरी ऐसी ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये सवाल था, आपसे पूछना चाहता हूँ। सीट ऐसी सीट थी जो सबको खटक रही थी कि 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार वो निकाल देंगे, ठीक है? तो मैं डीलिमिटेशन पे सवाल तो नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन पे जो बीजेपी है उसको, उसके अलावा सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने तरीके से पूरा माहौल बनाया चुनाव लड़ने का, और बिल्कुल अपने तरीके से उन्होंने जहां जहां सीटें बांटनी थी उसी हिसाब से उन्होंने किया। किसी तरीके से हम उस बहुमत के पास पहुंचे, कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज आप ये बात, आपको क्या लगता है कि ये प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है? बहुत छोटा सा जवाब दूंगा, जिसका तंत्र उसका मंत्र। ओके। जिनके पास सारा तंत्र था उन्होंने अपने हिसाब से ही करना था। मेरे घर में मैं अपने घर को डेकोरेट करता हूं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जब उनके पास तंत्र है, जब उनके पास सारा सिस्टम उनके हाथ में है, तो वो क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने वही किया। हर पार्टी ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर सोशल एक्टिविस्ट ने, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो लोग आए, डिलिमिटेशन कमीशन के जो लोग आए, सबके सामने रिक्वेस्ट करी कि सर जो जिस तरीके से आप डिलिमिटेट कर रहे हो, आप इनको लिमिटेशंस में दे रहे हो, बाउंड्रीज दे रहे हो, वो कहीं से कहीं तक जायज नहीं लगते। लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट क्या है वो आपके सामने है, तो इस पे सवाल तो बनता ही नहीं है, ये तो क्लियर कट है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरा यही जवाब रहेगा, जिसका तंत्र उसी का मंत्र। सर, जिस तरीके से अमित शाह जी ने जो बयान दिया है भीमराव अंबेडकर को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पे देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो बयान आया है, बहुत ही, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे को तो लगता है कि शायद जैसा
शख्स का अपना बिहेवियर रहता है, उनकी टोन वैसी है, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोल दिया। बट द थिंग इज कि शायद उनको पता ही नहीं है बाबा साहब है क्या, बाबा साहब की क्या इमेज है। क्यों? क्योंकि शायद वो उस दुनिया से निकलते ही नहीं। अगर वो लोगों के बीच में जाएं, उनको पता चले, वो अपने एरिया से कहीं गरीबों में गए हो, तो उनको पता हो कि भगवान किन के लिए है। अगर बाबा साहब भगवान ही हैं, उन जिन्होंने आज तक संविधान लागू होने के बाद से लेके आज तक अगर शोषित वर्ग SC ST OBCs को कहीं पे मंदिरों में जाने को अलो हुआ तो बाबा साहब की वजह से हुआ। अगर फीमेल्स को वोट कास्ट करने का राइट मिला तो बाबा साहब की। भगवान देखे नहीं है, लेकिन महसूस यही होता है कि जो हमें कुछ पावर दे, जो कुछ हमें हमारे खराब टाइम में हमारे साथ चले, वो उसे भगवान, उस अदृश्य शक्ति को भगवान कहा जाता है। आज हम भगवान श्री राम जी को मानते हैं, हम पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए। बाबा साहब ने वो सब बिना मांगे शेड्यूल कास्ट लोगों को दिया, तो वो 80% जनता के भगवान ऑलरेडी हैं। शायद अमित शाह जी को ये नॉलेज नहीं है और हम लोग इसे कंडमन करते हैं, बहुजन समाज पार्टी पूरे तौर से। और मैं पर्सनली भी आपको कहूंगा, हाँ, ये एक किसी ने अपना माइंडसेट क्या रखा है, ये उसकी अपना माइंडसेट बताता है कि उनका माइंडसेट क्या कहता है। बाबा साहब का एक किसी आदमी के किसी गलत बयान से बाबा साहब का जो रुतबा पूरे विश्व में है वो बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, इससे उनका चरित्र जरूर दिखता है कि उनका अपना खुद का क्या चरित्र है। जब इलेक्शंस के टाइम में है, तब उन्होंने भी तो वही अंबेडकर 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 जाप करा था। तो थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर कर लें, तो बाबा साहब की तो महिमा वो है कि कोई इन जैसे 50 आए 50 चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब पूजनीय है, वो शुरू से आज तक और आने वाले समय तक पूजे जाएंगे, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से इसी मुद्दे पर जो है संसद में धक्का मुक्की हुई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पर्सनल थिंग्स हैं, वहां पे फिजिकली क्या बात चलती है, जब आप अपनी बात रखना चाहें, कोई आपको दबाए, उसके बाद जो एक रिफ्लेक्स रहता है उसका, दैट वाज दैट ओनली। उसके लिए क्या डिबेट करना, क्या बात करना, वो दैट वाज ए मोमेंट। जो इंसिडेंट में हुआ, जो रिफ्लेक्स में हुआ, दैट वाज ए मोमेंट। हाँ, लेकिन अगर धक्का मुक्की हुई है, जो कुछ हुआ है संसद में, पहले भी बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे तो चेयर्स वगैरह फेंकी गई, माइक फेंके गए, तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ संसद और उनका है, दे कैन सी कि उसको। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं तो उसकी मर्यादा को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारी पार्टी सुप्रीमो है, उन्होंने भी कहा था कि अगर कांग्रेस और बीजेपी, बाबा साहब को अगर बीएसपी ना होती तो शायद ये बाबा साहब का नामो निशान अब तक कहीं रहने ही नहीं ना देते। तो बीएसपी की मौजूदगी ने 80%, जैसा कि आपने भी कहा कि 80% जो वोटर है वो बीएसपी का है, तो 80% वोटर्स की वजह से और बाबा साहब ने जो उनके उत्थान के लिए जो काम करा है, उनकी वजह से बाबा साहब का नाम है और रहेगा। सर, घूम फिर के हम नेशनल पॉलिटिक्स से कठुआ की राजनीति में आ जाते हैं और यहीं से क्लोजिंग करेंगे। अब कठुआ की राजनीति में अगर देखा जाए तो इलेक्शन से पहले का ही मैं, क्योंकि मैं आपसे मिल नहीं पाया था, इसलिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो आज मौका मिला तो सारे पूछूंगा। आपको लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर संदीप मल्होत्रा बीजेपी से लड़ जाए तो एकदम से जीत पक्की है, ठीक है, इस तरीके की बातें हो रही। आपकी बात हुई थी? कोई ऑफर आया आपको, ऐसे बीजेपी से ऑफर आया? क्योंकि आप एक ऐसे कैंडिडेट थे, अगर हाँ कर देते तो बीजेपी टिकट दे सकती थी आपको। देखिए, कुछ चीजें रहती हैं, बिकॉज मैं डीडीसी हूँ पिछले 4 साल से, तो 13 मेरे जो सहायक हैं वो बीजेपी से हैं। जो मेरे साथ मेरे अदर मेंबर्स, हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, और जितना भी यहाँ पे तंत्र है, तो ऑलमोस्ट सारे अलग अलग पार्टी से हैं। सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, कांग्रेस से, हर किसी के साथ हमारा बैठना उठना है। और हर एक आदमी, हर पार्टी का जो शख्स है, वो ये चाहता है कि मेरी पार्टी से लोग जीतें। कुछ लोग जो भाजपा से थे, कुछ जो कांग्रेस से थे, जिनका हमारे साथ प्यार था और उन्हें लगता था कि संदीप जीते तो शायद अच्छा कठुआ के लिए कुछ कर पाएगा, उन्होंने अपने अपने लेवल पे ऑफर्स करे। कुछ एक्सेप्टेबल थे, कुछ नॉन एक्सेप्टेबल थे। उसके अकॉर्डिंगली
हमारा जो एक कठुआ को डेवलप करने का प्लान था, दैट वाज ओनली कि हमें कठुआ के जनता पे डिपेंडेंट थे, वो हमने कठुआ की जनता पे छोड़ा था। जनता ने हमें कहा नहीं, आप जहां हैं आप वहीं से कॉन्टेस्ट कीजिए। हमने वहीं से किया, हमारी पार्टी ने हमें सपोर्ट करा, हमारे लोगों ने सपोर्ट करा एंड वी गॉट गुड नंबर ऑफ वोट्स। और फेयर इनफ इलेक्शन होता, फिर वही फेयर इनफ इलेक्शन होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। आपके पिताजी सोमनाथ मल्होत्रा जी स्टेट प्रेसिडेंट थे बसपा के जी। आपका क्या प्लान है उनके फुटस्टेप पे आप बढ़ के बसपा को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का ऑफर तो अगर आपने कंटेस्ट नहीं किया इसका मतलब आपने ऐसे मौके पे ठुकराया, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा गोल्डन चांस आने वाला नहीं है। जिस तरीके के बीजेपी का माहौल था जम्मू कश्मीर में, ऐसा लग रहा था अगर आप नहीं लड़े इसका मतलब आपने वो ऑफर ठुकराया होगा। अब आगे का बसपा का क्या प्लान है, क्योंकि आपके पास तो बसपा ही है, और उसको आगे ले जाने का क्या प्लान है जम्मू कश्मीर? देखिए, हमारा बहुत क्लियर कट एक प्लान है। हमने लोगों के लिए काम करना है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कास्ट रिलीजन से ऊपर उठ के। हमारे पास किसी भी पार्टी का कोई आदमी आएगा, अगर हमारे हाथ में काम करने की क्षमता है और हम कर सकते हैं, हम करेंगे, चाहे उसके लिए पार्टी लिमिट से आगे बढ़ना पड़े। बहन जी का हमें क्लियर कट आदेश है। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता की सेवा करना, लोगों के काम आना, और जहां तक हो सके हमारे गरीब, दबे कुचले और जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती, दबे कुचले समाज, दबे कुचले लोगों के लिए। और ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, एससी एसटी से, गुज्जर बकरवाल से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी क्रीड से, किसी भी रिलीजन से, अगर किसी भी शख्स की आवाज नहीं सुनवाई होती, उनके लिए बीएसपी और संदीप मल्होत्रा और उनकी टीम हमेशा ऑन ग्राउंड रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी। वे ऑफ वर्किंग हमारा बहुत क्लियर है, जैसे हम पहले काम करते थे आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ टाइम ओनली, ये एक टैग है। और टैग जब हमारे सुप्रीमो को हमारे किसी भी काम करने के तरीके से, हमारे लोगों के साथ लाइसेंस से दिक्कत नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि हमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स के मोहताज होके हम लोग ये काम करेंगे। सेवा करनी है वो हम करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे यही है कि जो चुने हुए विधायक और वो, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे, 2 महीने के आसपास का कार्यकाल हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना काम उन्होंने किया? घर से निकले, लोगों के बीच में गए, और अगर 10 में से उनको आपको नंबर दे दो, कितना नंबर दोगे? देखिए, इट्स अ टफ क्वेश्चन बिकॉज यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन टू ए रॉन्ग पर्सन, बट फिर भी रिटायर्ड केस ऑफिसर हैं और मैं तहे दिल से इज्जत करता हूं बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अवर कम्युनिटी एंड अवर कठुआ ऑल्सो, वो मेरे इलाके से हैं। और सबसे बड़ी बात कि ही इज अ गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने जब भी काम करने के लिए लोगों के लिए आए, जितना उनकी क्षमता थी उन्होंने काम करा अपने लोगों के लिए, और आगे भी उम्मीद यही है। 2 महीने हो चुके हैं जिनके लोगों के, जहां तक उनकी पावर्स हैं, बिकॉज बीइंग एन एमएलए, जितना उनके पास जितने वो सक्षम हैं उन्होंने करने की कोशिश करी, लोगों के बीच में भी काफी गए हैं। अब सिर्फ लोगों का और उनका कितना तालमेल है वो आप लोग ग्राउंड में जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कभी कहीं से कुछ लोग नाराज होके आते हैं, निराश होके आते हैं, कोई कहीं सुनवाई नहीं होती, तो संदीप मल्होत्रा आज भी उनके साथ वैसे ही शाना बशाना खड़ा है जैसे पहले खड़े थे। आप उनको फुल मार्क्स दे दो, आप तो प्रतिद्वंदी है। कोई बात नहीं, काम करेंगे कठुआ के लिए, फुल मार्क्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। काम अच्छा करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो उनके पास पावर्स कुछ है नहीं इतनी खास, कोई फंड्स है नहीं अभी तक, काम तो हम कैसे आंकेंगे? जब उनके फंड्स आएंगे, वो अपने फंड से लोगों के काम करवाएंगे, फिर हम उनको मार्क्स दे पाएंगे ना। अभी तो जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने काम रखे हैं, या फिर जो हमारे जो पीआरआईज हैं, हमने बीडीसी डीडीसी सरपंचेस हैं, अभी तो सिर्फ उसी के फीते काटे जा रहे हैं। काम का पता तो तब चलेगा जब उनके फंड से कितने काम होंगे, और वो जनता के हक में होंगे या जनता के खिलाफ होंगे, वो चीज डिपेंड करेगी। मार्क्स तो तब आएंगे, अभी तो 2 महीने, अभी तो उनको पावर्स ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है। आफ्टर मार्च जब फंड्स अलॉट होंगे, फिर उनके फंड से जब लोगों के काम होंगे, फिर लोग हमें रिव्यू बैक देंगे, तब आप हमसे पूछिएगा, हम फिर मार्क्स देंगे। बीएसपी का एक ऑरा होता था 1996 में, 3 विधायक थे जी, ठीक है। वो ऑरा संदीप मल्होत्रा, क्योंकि बीएसपी के बड़े नेता, ऑब्वियसली यूथ के बड़े नेता हैं, बड़े नेता कल को बड़ा पद भी मिल सकता है, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और वो ऑरा जो है वो
कब तक हम उम्मीद करें कि संदीप मल्होत्रा उसके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो बसपा को ही आगे बढ़ाना है, जी जी। तो कैसे वो पॉसिबल होगा, क्या रोड मैप है? देखिए, जनाधार आज भी वही है, लोग हमारे साथ हैं, लोगों का पूरा सहयोग हमारे साथ है। यूथ, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूंगा, कठुआ का यूथ आज भी वैसे ही शाना बशाना हमारे साथ खड़ा है। हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें आज भी हैं, चाहे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहा हो। लोगों के बीच में जब भी कहीं बात होती है तो वो एक जो इमेज पापा ने बनाई थी, जो मैंने कोशिश करी बरकरार रखने की, हमने कहीं हद तक वो रखी है। कुछ कारणों से अगर नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों के बीच में जो ओरा की आप बात कर रहे हैं, बहुत जल्द पार्टी के जो हाईकमान और हमारे जो लोग हैं, इंडल्ज करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में एक वो दौर दोबारा से लाएं, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी के जो 3-4 विधायक थे, उनको इस बार नंबरिंग और बढ़ा के, तो वो कठुआ और हमारे जो स्टेट है, स्टेट में जो गवर्नमेंट रहेगी उसमें अपनी भागीदारी शामिल करें। और 370 के बारे में या आप क्या चाहते हैं? जैसे कल बयान आया, मेंढर की तरफ से एक बयान आया था कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी हमारी रिजर्वेशन को रद्द करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, उससे अच्छा तो जेकेयूटी ही रहे तो अच्छा है। आपका क्या मानना है कि अभी हमारी स्टेटहुड मिलना चाहिए? बिल्कुल। क्योंकि आप डीडीसी रहे हैं, डीडीसी का चुनाव वो यूनियन टेरिटरी होते हुए ही रहा है, तो आपको लगता है कि उस समय ज्यादा काम होता है जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, जब सीएम के पास जब होता है? इन दोनों में कहाँ आप देखते हैं कि क्योंकि अभी चुनी हुई डेमोक्रेसी है? देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसमें जब काम रखे जाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव और ऑन ग्राउंड रहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आता है, जब भी हमारे काम आते हैं, हाँ। या फिर जब एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करवाती है, तो उस पर एक चेक जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही रख सकती है। बीइंग डीडीसी हमने जो काम करवाए वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करवाए, बट अगर वहीं पे हमारे अपने पास कहीं ना कहीं जैसे CDF होता, हमारे पास अपने फंड्स होते, तो हम लोग डायरेक्टली भी उनको करवा सकते थे, भी फलाने बंदे को पैसा देके ये काम करा, ये इसको ये हेल्प आउट करी, जो कि हम नहीं कर पाए ड्यू टू LG गवर्नमेंट। ओके, तो जो इसका हमारा एक सीधा क्लियर है कि जो डेमोक्रेटिक वे है, वो यही कहता है कि हमारे जो सरकार है वो चुनिंदा लोगों की होनी चाहिए, सीएम के थ्रू हो, मंत्री हो, MLAs हो, हमारे पंचिस, सरपंचिस, DDCs हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि ही एक ऐसा शख्स है जो आम लोगों के बीच में बैठा है। ऑफिस जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा वो ऑफिस में बैठेगा, लोग उनके पास जाएंगे, लेकिन जब हम उन लोगों के बीच में है तो हमें पता है कि किसको क्या चीज प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए रास्ता भी हम बता सकते हैं, बट वो जो रास्ते हम बताएंगे वो शायद एडमिनिस्ट्रेटिवली ठीक ना हो, शायद वो उनको अप्रूवल ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इनकी लिमिटेशंस रहती है, कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, कहीं ना कहीं पिन अप रहते हैं, यहाँ पे ये नहीं करना, इतना आगे नहीं जाना, इतना पीछे नहीं जाना, ये रेशो क्रॉस नहीं करनी। तो अगर अपने लेवल पे जो चुनिंदा लोग हैं वो अपने लेवल पे काम करवाएंगे तो वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। बाकी दूसरा आपने बात की 370 की, तो 370 वापस जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जो लूट खसूट हो रही है, सिर्फ एक रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर अगर हम कहें कि सीएम को हमें 370 नहीं मिलना चाहिए, सर अगर 370 हमारा वापस आता है तो हमारी जो रिजर्वेशन है वो वहीं की वहीं स्टैंड करेगी, बिकॉज दैट वाज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो स्टेट के उसमें नहीं है। 370 आने से हाँ कुछ जो 35A था जिसमें कि कुछ था गलत, वो आप अवॉइड करा है, उसको आप करने दीजिए, 370 दीजिए, 371 दे दीजिए, ताकि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ की लैंड है, हमारे यहाँ का पानी है, वो हमारे लोगों के काम पहले आए, दूसरों के आए अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे लोगों के काम आए, और उसकी जो मलकियत है, उसका जो डायरेक्ट फायदा वो हमारे लोग ले, दूसरे आके सेकेंडरी ले, काम करने को बाहर से पहले भी आते थे, यहाँ आज भी करते हैं, करें, हमें दिक्कत नहीं है, बट जो हमारा बच्चा है वो बाहर जाके खज्जल होने के बजाय हमारे JNK में बैठ के नौकरी प्राप्त करे, बाहर से
आज आप जीएमसीज में देखिए 20% बाहर से बच्चे आ रहे हैं। जी। अब जो बाहर से बच्चा एमबीबीएस करके जाएगा वो यहाँ से 2 या 3 बच्चे अपने साथ लेके जाएगा, शादी करके चले जाएंगे, कल को बाहर एक्सपोजर के लिए चले जाएंगे। हमारे आगे ही डॉक्टर्स की कमी है, जो बाहर से बच्चे आएंगे वो अपने साथ 2-4 और लेके जाएंगे, वहां से जो आएंगे वो यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। ओके। इसलिए इस चीज की जरूरत है कि हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के लोगों को 370 की जरूरत है, और वो जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस, वो हमारी स्टेट को चाहिए। जो लोग बोलते हैं नहीं चाहिए, मुझे समझ नहीं आती कि शायद उनको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं पता, या फिर वो सोचना नहीं चाहते, या उनके दिमाग में कोई सेकंड थॉट है कि हम लोग जेएंडके को बर्बाद करके बाहर चले जाएंगे, शायद इसलिए बोलते हैं। अदरवाइज स्टेट हमारा जो है बहुत पीसफुल इलाका था। 370 के बाद आप इसकी हालत देखिए, जो इसके लिए इसको तोड़ा गया था कि पूरा भारत वी आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया। 370 के टूटने से या नहीं टूटने से कुछ था ही नहीं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा भारत का एक अंग रहा है और आज आगे भी रहेगा। बिल्कुल, ये हमारी यहाँ पे फोर्सेस हमारी इंडिया के काम करती हैं। अब 99 में 370 था, हमारी इंडियन फोर्सेस ने जंग लड़े हैं, जीते हैं, तो क्या कारगिल को हम कैसे कह सकते हैं कि दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर इंडिया? आप कैसे कह सकते थे? लेकिन 370 तोड़ना क्यों जरूरत था? क्योंकि एक पार्टी की मंशा थी, उन्होंने तोड़ा। उन्होंने अपने बाहर से अपने जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनको यहाँ की जमीनें लूट खसूट करके दे दी। अगर गवर्नमेंट लैंड हमारे लोगों के लिए नहीं है, तो जो बाहर से लोग उद्योगपति यहाँ पे ले रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दी जा रही है? हमारे गरीब लोगों को क्यों नहीं दिया जाता एक मकान बनाने के लिए 2 मरले 5 मरले? यहाँ पे कितने ऐसे बीपीएल फैमिलीज हैं, डब्ल्यूवाई फैमिलीज हैं जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए जमीन, अगर किसी ने अपना रह गुजर खाने के लिए कोई जमीन गवर्नमेंट लैंड पे बैठा तो उसके ऊपर स्टेट लैंड का बोर्ड लगा दिया गया। जो अरबों रुपए की जमीन दे दी गई उद्योगों के लिए, वो क्यों? उनके लिए क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं है? ये 370 जरूरी था और जरूरी है। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आप लगातार कठुआ की जनता के बीच रहते हैं, क्या लग रहा है यहाँ पर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर आपको लग रहा है कि काम होना चाहिए? कठुआ में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत मुद्दे हैं। हमारी एजुकेशन का मुद्दा है, हमारे यहाँ पे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, हमारे यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज का मुद्दा है, हमारे यहाँ पे सैनिटेशन का मुद्दा है, हमारे यहाँ पानी का मुद्दा है, हमारे यहाँ पे वातावरण का मुद्दा है, यहाँ पे प्लांटेशन का मुद्दा है, यहाँ पे रोड्स का मुद्दा है, यहाँ के नेशनल हाईवे का मुद्दा है, यहाँ के हर एक चीज का मुद्दा है। आप किस मुद्दे की बात करना चाहेंगे? यहाँ पे हर एक चीज का मुद्दा है। हमारे लोगों के लिए आज सुनवाई नहीं है। पिछले 10 साल से हमारे लोग अनसुने रहे हैं। जो पावर में आता है वो सिर्फ अपने गुण गाता है, अपनी ही बीन बजाता है। लोगों के साथ बैठ के कुछ 10 लोग अगर हम बैठ के अपनी बात करके अपनी मनमानी कर लें और हम कहें कि पूरा कठुआ हमारे साथ है, तो वो गलत है। कठुआ के लिए, कठुआ के लोगों के लिए कठुआ के बीच में रहना पड़ेगा। कठुआ के लोगों की सुननी पड़ेगी। हमारे डेली वेजेस का मसला है, हमारे पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी, हर एक जगह के लोग, जो गरीब लोग, जो रिटायर हो गए और कुछ भी घर में नहीं लेके आए, उन लोगों का मुद्दा है। हमारा मुद्दा है हमारे युवाओं के लिए, जिन बच्चों के पास पढ़ने के पैसे नहीं है, वो अब आवारा फिर रहे हैं। उनको हम लोग बोलते हैं नशे नशे नशे। अगर आप हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते हो, वो क्यों जाएंगे नशा करने? जिसके फैमिली सेट रहेगी, जिसका जो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपनी फैमिली पाल रहा है, वो क्यों गलत हरकतों में जाएगा? पढ़े लिखे बच्चे नशे में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनको एक आइडियोलॉजी नहीं मिल पा रही है। पढ़ने के बाद फैमिली से प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, अनएम्प्लॉयड है, क्या करेगा? तो बेकार है, क्या पढ़ के आया है, माँ बाप के पैसे फूके, क्या करेगा? नशा ही करेगा बच्चा। और आज आके हम लोग किस पे? पुलिस पे। आप पुलिस को साथ बैठ के खुद काउंसलिंग क्यों नहीं करते? क्या आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काउंसलिंग करने की कोशिश करी कि हम इस एरिया में पुलिस के साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, बच्चों को हम रोजगार दिलाते हैं? इंडस्ट्रीज लगी, क्यों किसी पार्टी ने इंडस्ट्रीज में हमारे बच्चों को जॉब नहीं दिलवाई? आप जाके चेक कीजिए कितने परसेंटेज ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर के हैं। हमारे बच्चे ठेकेदार के आगे काम करने के लिए मजबूर है। लेकिन यहाँ से, पंजाब से, बाहर से जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, जब कोई प्रोजेक्ट आता है वहां पे एक क्लॉज रहता है कि लोकल लेबर को लगाइए। आप चेक कर दिए जाके, कहीं पे भी कोई वो नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बात है स्टेज की, जगह की।
सही समय पे सही जगह पे उठाए जाएंगे, बात की जाएगी और उनका समाधान भी लोगों के लिए किया जाएगा। सर क्या लग रहा है अब इतने टाइम बाद, लगभग 7 साल बाद अब सरकार का गठन हुआ है, तो क्या उम्मीद करते हैं ये जितने भी आपने मुद्दे बताए क्या इनका समाधान होगा? बहुत उम्मीद है क्योंकि ये 7 नहीं 10 साल बाद सरकार आई है हमारे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में जो सरकार इस टाइम पे एनसी गवर्नमेंट है, इन्होंने पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में रूल करा है, तो इनको पता है, इन्होंने सरकार चलाई है, लोगों के साथ मिलकर चलाई है। और इस बार क्योंकि एक नए जोश से, नए दमखम से आए हैं, तो उनका जो अभी तक का एक एक्शन प्लान रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। हमारे डिप्टी सीएम साहब सुरेंद्र चौधरी जी थोड़े दिन पहले यहाँ पे हमारे कठुआ में भी आए थे, उन्होंने 1-2 अहम फैसले भी लिए, बहुत सारे लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग करी। सतीश शर्मा जी लोगों के बीच में है, उमर अब्दुल्ला साहब लोगों से मिल रहे हैं, फारूक साहब मिल रहे हैं, जो एमएलए से हैं वो मिल रहे हैं। और एक लोगों को आस है कि ये गवर्नमेंट आई है तो वो काम करेगी। वैसे ही हमें भी आस है कि हमारे कठुआ के लिए भी जो चुनिंदा सरकार है, जो अभी इस टाइम पे चुन के लोगों ने बना के हमारे जम्मू कश्मीर में आई है, हमारे कठुआ के लिए भी अच्छा काम करेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, अगर हम लोग कभी डिमांड करेंगे किसी चीज के लिए कठुआ के लिए, तो ये जो सरकार चुन के आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार, ये हमारे कठुआ के लोगों के लिए, अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के हक के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड जनरल पब्लिक, तो ये सबके लिए हक हकूक में एक सहयोग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ आज के मेहमान, खास मेहमान संदीप मल्होत्रा जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और हमने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनसे जो भी हमारे मन में सवाल थे हमने सभी पूछे और उन्होंने सारे सवालों का जवाब जो है वो दिया, किसी भी सवाल को उन्होंने टाला नहीं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जिस मिशन पे वो चले हैं, बसपा के बड़े नेता हैं और आगे भी बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल सकती हैं और उस मिशन को वो आगे ले जाएं, कठुआ के यूथ को आगे ले जाएं। और कठुआ में क्योंकि वो एक बिल्कुल कंपटीशन में है और कठुआ के जो यूथ और लोगों के बीच में एक चहेता चेहरा है, एमएलए ही कह लीजिए उनको, बहुत सारे लोग उनको अपना प्रतिनिधि ही मानते हैं। ऐसे लोगों की उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे और हमेशा शाना बशाना उन लोगों के साथ रहेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। फिर मुलाकात होगी खास मुलाकात में किसी और शख्सियत से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।